उत्तर के घने जंगलों में, जहां पेड़ों की टहनियां हमेशा बर्फ की सफेद चादर से ढकी रहती थीं, रीमा चिड़िया अपने पति टुन्नू और नन्हे बच्चों के साथ एक छोटे से घोंसले में रहती थी। बाहर हड्डियों को कपा देने वाली बर्फीली हवाएं चलती थीं और घर के भीतर गरीबी का सन्नाटा छाया रहता था। टुन्नू कालू कौवे की दूध की दुकान पर काम करता था। कड़कड़ाती ठंड में टुन्नू के पास पहनने को एक पुरानी फटी शाल के अलावा कुछ न था। जी, आज बर्फबारी बहुत तेज़ है। आसमान से ओले गिर रहे हैं। क्या आज काम पर जाना ज़रूरी है? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। रीमा, अगर आज नहीं गया तो कल बच्चे भूखे सोएंगे। घर में राशन खत्म है। कालू सेठ सख्त है, पर वही हमें 2 वक्त की रोटी दे सकता है। टुन्नू कड़कड़ाती ठंड में बर्फ को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। वहां कालू कौवा खुद तो आग ताप रहा था, लेकिन टुन्नू को देखते ही चिल्लाने लगा। अरे ओ कामचोर, सूरज सर पर आ गया और तू अब आ रहा है? जा जल्दी से दूध गर्म कर और ग्राहकों को परोस। माफ कीजिए मालिक, ठंड बहुत ज्यादा थी। मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं थे, इसलिए मुझसे उड़ नहीं पा रहा था। काम करते करते टुन्नू के हाथ पैर जमने लगे थे। उसने सोचा कि थोड़ा गर्म दूध पीने से शरीर में जान आ जाएगी। उसने कालू को दूध दिया और अपने लिए भी एक गिलास निकाल लिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरे मुनाफे का दूध पी रहा है। अब से हर दिन तेरे वेतन से 4 गिलास दूध के पैसे कटेंगे। सेठ, बहुत ठंड थी, माफ कर दीजिए। शाम को जब टुन्नू को आधी तनख्वाह मिली तो उसने मिन्नतें की, पर कालू ने उसे नौकरी से निकाल दिया। टुन्नू आधे राशन के साथ घर लौटा और भारी मन से रीमा को सब बताया। अगले दिन टुन्नू काम ढूंढ ढूंढ कर थक हार कर वह बर्फ पर लेट गया था। तभी उसने एक बूढ़ी चिड़िया को देखा जो भारी लकड़ी का गट्ठर और एक बीमार गाय को लेकर बर्फ में फंसी थी। बेटा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? इस बर्फ में मेरे कदम नहीं उठ रहे। बिल्कुल माँ जी, लाइए, मैं आपका सामान पहुंचा देता हूँ। टुन्नू ने अपनी परवाह किए बिना उसे घर पहुंचाया। उसकी सेवा से खुश होकर बूढ़ी चिड़िया ने उसे अपनी जादुई सफेद गाय दे दी। बेटा, ये साधारण गाय नहीं है। इसे प्यार से चारा खिलाना, ये तुम्हें इतना दूध देगी कि तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी। टुन्नू गाय लेकर घर आया। रीमा ने पास के कबूतर दोस्त से कुछ बादाम और केसर उधार ली। उन्होंने शुद्ध दूध में बादाम डालकर बेचना शुरू किया। पूरे जंगल में टुन्नू के केसरिया बादाम दूध की महक फैल गई। पक्षी कालू की दुकान छोड़ टुन्नू के पास आने लगे। वाह टुन्नू, कालू तो मिलावटी दूध देता था, पर तुम्हारे दूध में तो ममता और शुद्धता का स्वाद है। इस टुन्नू की हिम्मत कैसे हुई मेरा धंधा ठप करने की? अब मुझे चील गुंडों की मदद लेनी ही होगी। अगली सुबह जब पूरा जंगल बर्फ की सफेद धुंध में लिपटा था, खूंखार चीलें टुन्नू की दुकान पर पहुंची। ए छोटे पक्षी, ये दुकान अभी बंद कर, वरना तेरा घोंसला उजाड़ देंगे। भाई, मैं मेहनत की रोटी कमा रहा हूँ, आप लोग ठंडे होकर बैठें। पहले ये गर्म दूध पीकर देखें। टुन्नू ने उन्हें 3 बड़े कुल्हड़ में गर्म गर्म बादाम वाला दूध दिया। दूध का पहला घूंट लेते ही चीलों का गुस्सा ठंडे पानी की तरह शांत हो गया। अरे, ऐसा स्वाद तो हमने कभी नहीं चखा। वह कालू कौवा तो हमें बदबूदार दूध पिलाता था। वह हमें तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा था। टुन्नू भाई, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अब से तुम्हारी सुरक्षा हम करेंगे और सजा उस धोखेबाज कालू को मिलेगी। चीलों ने जाकर कालू की दुकान तहस नहस कर दी और उसे जंगल से भगा दिया। अब टुन्नू का कारोबार पूरे बर्फीले इलाके में मशहूर हो गया था। देखिए जी, आज हमारे पास बच्चों के लिए नए ऊनी कपड़े हैं, घर में भरपूर अनाज है और सबसे बड़ी बात, आपकी मेहनत की जीत हुई है। सच कहा रीमा, ईमानदारी का फल भले ही देर से मिले, पर वो इस बादामी दूध से भी मीठा होता है। अब उस बर्फीले जंगल में कोई भूखा नहीं सोता था। टुन्नू और रीमा ने मिलकर एक ऐसी पाठशाला भी खोली जहां गरीब परिंदों को मुफ्त में गर्म दूध और शिक्षा मिलती थी। कालू के लालच का अंत हुआ और टुन्नू की नेकी की खुशबू हर बर्फ के टुकड़े में बस गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयों के समय भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। जो दूसरों की मदद करता है
कुदरत किसी न किसी रूप में उसकी मदद जरूर करता है। उत्तर के विशाल पर्वतों के बीच एक ऐसा जंगल था जहां साल के 12 महीने बर्फ गिरती थी। कड़ाके की ठंड में पक्षियों के लिए जीवित रहना मुश्किल था। इसी जंगल में रहती थी रीमा चिड़िया। रीमा का अपना कोई घर नहीं था। वह पेड़ों की टहनियों पर ठिठुरती रहती थी। एक शाम रीमा ने एक बूढ़े बाबा को बर्फ में फंसे देखा। उसने अपनी मेहनत से आग जलाई और बाबा को ठंड से बचाया। प्रसन्न होकर बाबा ने उसे एक अनोखा वरदान दिया। बेटी रीमा, तुम्हारी दयालुता ने मेरा दिल जीत लिया। आज से इस बर्फीली वादी में तुम्हारा अपना घर होगा। एक ऐसा घर जो न केवल तुम्हें ठंड से बचाएगा बल्कि तुम्हें और जंगल के भूखे पक्षियों को भोजन भी देगा। ये गर्म चॉकलेट का महल होगा। देखते ही देखते बर्फ के बीचों बीच एक खूबसूरत भूरे रंग का घर खड़ा हो गया। इसकी दीवारें डार्क चॉकलेट की थीं, छत पिघली हुई गर्म चॉकलेट की और खिड़कियां चीनी की पारदर्शी टॉफियों से बनी थीं। घर से हर वक्त चॉकलेट की सौंधी खुशबू आती थी जो ठंडी हवाओं में घुल जाती थी। उसी जंगल में गौरी नाम की एक चालाक कौवी भी रहती थी। उसे चॉकलेट इतनी पसंद थी कि वह उसकी खुशबू सूंघते ही पागल हो जाती थी। अरे वाह, रीमा के पास तो खजाना आ गया। इस करकराती ठंड में ये गरम गरम चॉकलेट मुझे तो बस एक मौका चाहिए। गौरी हर रोज रीमा के घर पहुंच जाती। कभी कहती कि उसके पंख जम गए हैं तो कभी कहती कि उसे बहुत चक्कर आ रहे हैं। रीमा भोली थी। वह हर बार गौरी को अंदर बुलाती। आओ गौरी दीदी, अंदर आ जाओ। देखो, दीवार का ये कोना अभी ताज़ा और गर्म है। थोड़ा खा लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। हाँ रीमा, तुम बहुत अच्छी हो। बस थोड़ा सा और खा लूं, फिर चली जाऊंगी। धीरे धीरे गौरी की नीयत खराब होने लगी। उसे अब छोटे टुकड़ों से संतोष नहीं था। उसे पूरा घर चाहिए था। एक सुबह जब बाहर भारी बर्फबारी हो रही थी, गौरी एक योजना बनाकर रीमा के घर पहुंची। रीमा, जल्दी बाहर आओ। मैंने देखा कि बर्फीली नदी के पास छोटे छोटे पक्षी ठंड से बेहाल हैं। उन्हें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या? सच में? लेकिन इतनी बर्फ में वे कैसे बचेंगे? मैं अभी जाती हूँ और उनके लिए कुछ गर्म रुई और दाना लेकर आती हूँ। हाँ, तुम जाओ, मैं तब तक तुम्हारे घर की रखवाली करती हूँ। जैसे ही रीमा आंखों से ओझल हुई, गौरी के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई। उसने खिड़की, दरवाजे और दीवारों को पागलों की तरह खाना शुरू कर दिया। आह, ये छत कितनी मलाईदार है। ये खिड़कियाँ कितनी कुरकुरी है। आज मैं कुछ नहीं छोड़ूंगी। आज ये सारा महल मेरा है। गौरी खाती गई। उसका पेट फूलकर गुब्बारा हो गया, लेकिन उसका लालच खत्म नहीं हुआ। आधे घंटे के भीतर उसने रीमा के घर का एक बड़ा हिस्सा साफ कर दिया। तभी उसे महसूस हुआ कि वह हिल भी नहीं पा रही है। उसका शरीर भारी हो गया था और ज्यादा चॉकलेट खाने की वजह से उसे चक्कर आने लगे। वह वहीं फर्श पर ढेर हो गई और बेहोश हो गई। उधर रीमा जब नदी के पास पहुंची तो वहां कोई नहीं था। उसे समझ आ गया कि गौरी ने उसे धोखा दिया है। वह तेजी से वापस लौटी। हे भगवान, मेरे घर की ये क्या हालत हो गई? और ये गौरी दीदी, ये इतनी मोटी कैसे हो गई? गौरी एक बड़े भालू की तरह फूली हुई पड़ी थी। रीमा ने तुरंत डॉक्टर बुलबुल को बुलाया। जल्द ही जंगल के बाकी पक्षी, कबूतर, लूसी कबूतरी और पिंकी कौवी भी वहां जमा हो गए। ओह, ये तो चॉकलेट ओवरडोज का मामला है। गौरी ने अपनी क्षमता से 10 गुना ज्यादा खा लिया है। अब तो बस एक ही इलाज है। क्या इलाज है डॉक्टर साहिबा? एक बहुत बड़ा और कड़वा इंजेक्शन। जैसे ही डॉक्टर ने एक लंबा सुई वाला इंजेक्शन निकाला, बेहोश पड़ी गौरी की एक आंख खुली। सुई देखते ही वह चिल्लाने लगी। नहीं, सुई नहीं, बचाओ। देखो तो, गौरी कव्वी तो अब गौरी फुटबॉल बन गई है। उड़ना तो दूर, ये तो ठीक से बैठ भी नहीं पा रही। लालच का फल हमेशा कड़वा होता है गौरी, चाहे वो मीठी चॉकलेट ही क्यों ना हो। सभी पक्षी गौरी की हालत देखकर ठाके मारकर हंसने लगे। गौरी शर्म से लाल हो गई। उसका पेट इतना भारी था
कि वह अपनी गर्दन भी नहीं झुका पा रही थी। रीमा को अपने घर के टूटने का दुख था, लेकिन उसने फिर भी गौरी की सेवा की। गौरी दीदी, अगर आप मांग लेती तो मैं खुद आपको और चॉकलेट दे देती, पर धोखे से सब कुछ छीन लेना गलत है। मुझे माफ कर दो रीमा। मुझे समझ आ गया है कि लालच इंसान को बीमार और अकेला बना देता है। अब मैं कभी किसी का हाथ नहीं मारूंगी। अगले कुछ दिनों में बाबा के आशीर्वाद से रीमा का घर फिर से ठीक हो गया, लेकिन गौरी को कई हफ्तों तक कड़वी दवाइयां खानी पड़ी और कसरत करनी पड़ी ताकि वह दोबारा उठ सके। अब पूरा जंगल जानता था कि रीमा का चॉकलेट वाला घर सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका दिल साफ है। बर्फ गिरती रही, लेकिन रीमा के घर की गर्माहट और उसकी दयालुता ने पूरे जंगल का माहौल खुशनुमा बना दिया।